ડેમ ઠાણમાં ઘણું નુકસાન थियो आहे। हिकु त जिथे डैम ठहियो आहे उहा ठहण जे लाइक़ु न आहे, उहो इलाइक़ो पूरो वारियासो। इसका नाम चोटारी रिजर्वायर रखा गया था, लेकिन उसको फिर बाद में चेंज भी किया गया, मक्खी रिजर्वायर उसका नाम रखा गया, जो मकबूल नहीं हुआ। शायद कालाबाग डैम का उन दिनों में बहुत ज़्यादा चर्चा था, इस वजह से वो चोटारी डैम का नाम उस पर पड़ गया। जीअं त डैम ठहण खां पोइ जेके बि इलाइक़े में ज़मीनूं हुयूं या चारागाह, चोटियारियूं डैम ठहण खां पोइ वो चारागाह मुकम्मल ख़त्म थी विया। किस्मत ये हुई कि उस डैम के बनने के बाद जो नुकसानात हुआ वो ज़िले सांगड़ में बहुत सारा हुआ। वो रियलिटी ख़त्म हो गई और अब इनमें से बहुत सारे मसाइल हो चुके हैं। उसकी बॉडी में जो केमिकल जमा हो जाते हैं तो कभी ख़त्म नहीं होते। वो केमिकल जो होते हैं वो आगे जाकर उस दूसरे एनिमल की बॉडी में चले जाते हैं और फिर उसको नुकसान देते हैं। तो आज हमारे इन जो बायोडाइवर्सिटी का जो नुकसान हुआ है, स्पेशली ये जो परिंदों का और ये चिड़ियाओं का जो आज हमारे पास नापे होती जा रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो डैम तो बाद में आता है, मगर पहले जो हमारा ये जो पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, वो जो इस्तेमाल होता है उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है। सांगड़ से 30 किलोमीटर के फासले पर अचरोथर और मक्खी के जंगलात के दरमियान में चोटारू डैम तमीर किया गया। 58 किलोमीटर पर मुश्तमिल चोटारू डैम में बेशुमार कुदरती झीलें भी शामिल हैं। डैम ठहण मां घणो नुकसान थियो आहे। हिकु त जिथे डैम ठहियो आहे उहा ठहण जे लाइक़ु न आहे, उहो इलाइक़ो पूरो वारियासो। ऐं जेको आहे कुदरती उते हिकिड़ो एॾियूं ढंढूं हुयूं जेके डैम ठहियल हुयूं, जेके हेठि हुयूं, उन में आजो, राटो ऐं वाडकी, इहे टई छॾणियूं फुल उन में पवंदियूं ऐं फुल पाणी खणी वेंदियूं ऐं सियारे जो पाणी उहे उते निकिरी वेंदो। इहो हिकिड़ो चोटारी डैम का जो इलाका है ये मक्खी फॉरेस्ट जो था उसका हिस्सा है, और मक्खी वो बदकिस्मत इलाका है। अंग्रेज़ हुकूमत में जो भी जो नेचुरल जंगलात थे, फॉरेस्ट थे, उन सब को अंग्रेज़ों ने नोटिफाई किया था, यानी उनको कानूनी शक्ल दी थी, लेकिन मक्खी जो था उसको ख़त्म करके उसको इंसानी आबादी में तब्दील किया गया। जिसकी अहम वजह ये थी कि वो बच्चू बादशाह और पीरू वज़ीर का जो वो एक टोला था, उन्होंने जो अमन अमान का मसला पैदा किया, फिर पीर साहब मेहरबानी की और उनसे कहा कि आप पेश हो जाओ। खैर वो एक अलग हिस्ट्री। तो उस वजह से मक्खी की तबाही वहाँ से शुरू हुई। मक्खी के नाम के हवाले से भी अजीब गरीब रवायत मशहूर हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर शहद, जिसे सिंधी में माखी कहते हैं, वो ज़्यादा थी। बिल्कुल थी, इसमें कोई शक नहीं है। एक एक दर्ख्त में 2-2, 3-3 माखियाँ यानी शहद बैठी होती थी, और बहुत बड़े डब्बे वगैरह भर जाते थे। घड़े जो उन दिनों में रवाज था रखने का, तो वो भर जाते थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मक्खी का नाम माखी, शहद के पीछे पड़ने वाली रवायत मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। क्यों कि मक्खी को आज भी मक्खी कहा जाता है, माखी को आज भी माखी यानी शहद जो होती है उसको कहा जाता है। तो ये कैसे मुमकिन है? अच्छा, कहा यह जाता है कि बाहर के लोग आते थे, जो व्यापारी होते थे, और वो शहद यहाँ पर माखी जो थी, उसको मकामी ज़बान में शहद को जो माखी कहते हैं, वो ख़रीद करते थे, और उस वजह से वो माखी जो थी वो मक्खी बन गया। ओके, अगर थोड़ी देर के लिए बात मान लें तो वो जो माखी है उसको तो आज भी माखी कहा जाता है, और मक्खी को मक्खी कहा जाता है। तो ये नाम एक माखी, शहद की वजह से मक्खी का नाम कैसे पड़ गया, मेरी बात समझ में नहीं आती। असल में एक मक्ख जो होती है, वो उसकी एक मक्खी जो है उसकी एक मुख्तलिफ इकसाम थी यहाँ पर, जिस सिंधी में एक जारो भी कहते हैं। वो बहुत ख़तरनाक किस्म था, और वो जानवरों पर खुसूसन अटैक करती थी। तो वो जो थी मक्खी, उस मक्खी के मेरी जो अपनी रिसर्च है उस मुताबिक उस मक्खी जो थी उस वजह से उसका नाम ये मक्खी पड़ा है ना। ये जो रिजर्वर बना गया है उसके फ़ायदे क्या है और उसके नुकसानात क्या हैं?
तो ये मौजू बहुत बड़ा है। इस पे जब हम बात करते हैं तो हम हिस्ट्री पे जाते हैं। रिजर्वायर बनाना अच्छी बात है, पानी के लिए ये सारी चीज़ें वो अच्छी है, लेकिन जब हम सांगड़ के हवाले से बात करते हैं तो ये इलाका, ये खिता सांगड़ और ख़ास तौर पर मक्खी, उसकी एक हिस्ट्री रही है। जब आप देखें इंग्लिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, एक तो यहाँ की जो आबादी है मक्खी की वजह से, यहाँ पे जो पानी, इस सबसे पहले ये जो हम बात करना चाहेंगे वो ये जो नारा कैनाल, इससे पहले भी जो नेचुरल चीज़ें थी उसमें हाकड़ो दरिया, जब ये दरिया भी नहीं था, उसका बहाव भी नहीं था, तो ये हाकड़ो, अछड़ो डैम, ये सारी चीज़ें ऊपर से आती थी और वो जो चली जाती थी समंदर की तरफ। तो अछड़ोथर और मक्खी के जो ये एरियाज़ हैं उसमें ये पानी के बहुत बड़े ज़खायर पहले से मौजूद थे। डैम बनाने का मकसद एक ये होता है कि पानी की स्टोरेज होनी चाहिए और उससे पानी की स्टोरेज जो है वो आगे हम ज़मीनों तक पहुंचा सकें जहां टैल तक पानी नहीं पहुंचता। तो मेन मकसद डैम बनाने का यही होता है और बड़े बड़े डैम इसी मकसद के लिए बनाए जाते हैं। मगर डैम बनाने से पहले उसकी जो जोग्राफिया होता है उसको देखा जाता है कि वहाँ उसकी फिजिबिलिटी होती है कि नहीं होती। तो सांगड़ के डैम बनाने से पहले बहुत सारे यहाँ जो माहिरीन आए थे उन्होंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट दी है, जो मुझसे ज़्यादा आप जानते होंगे। तो उसमें बहुत से एतराज़ात थे और उस वक्त उसको कोई समझा नहीं गया, मगर अब पता चल रहा है कि उसके वो एतराज़ात काफ़ी हद तक जो है वो सही थे और उसका रिज़ल्ट आज हमें नज़र आ रहा है। जो इर्द गिर्द की जो ज़मीन है, क्योंकि डैम जो बनाया जाता है वो एक ठोस मिट्टी के ऊपर बनाया जाता है जहाँ पर जो पहाड़ी इलाका हो। जी, चोटियारू डैम ज़िले सांगड़ में 1993 की जो स्कीम थी, उस ज़माने से ये डैम का जो प्रोग्राम बना था उसमें यही मंसूबा था कि इसके ज़रिए सिंध के सहरा थर के इलाके छोर तक पानी भेजना था। किस्मत ये हुई कि उस डैम के बनने के बाद जो नुकसानात हुआ वो ज़िले सांगड़ में बहुत सारा हुआ और डैम के बनने की वजह से जो हमारा चारागाह था, हमारे मवेशियों का, वहाँ के जो लोग रहते थे जिनका सारा गुज़र सफ़र मवेशियों पर था, वो चारागाह ख़त्म हो गया। डैम जीअं त डैम ठहण खां पोइ जेके बि इलाइक़े मंझि ज़मीनूं हुयूं या चारागाह, चोटियारियूं डैम ठहण खां पोइ उहे चारागाह मुकमल ख़त्म थी विया ऐं झंगली जीवत जेका हुई उन जो पनाहगाह ख़त्म थी वियो ऐं जेके ज़रख़ेज़ ज़मीनूं सीपेज ऐं कलर जे करे उहे ज़मीनूं सॼे जूं सॼियूं गैराबाद ऐं उमरकोड़ो थर की लाखों एकड़ गैराबाद ज़मीनों को आबाद करने के लिए 2002 में इसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली ने किया है, जिस पर 6 अरब रुपये लागत आई। डैम में 30 फुट पानी जमा करने की गुंजाइश रखी गई है। मक्खी के जंगलात इसलिए भी मशहूर हैं कि इस जगह से हुर्र तहरीक का आगाज़ हुआ और हुर्रों ने यहाँ से अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ जंग शुरू की। जब से ये यहाँ पे आजकल जो दरिया बह रहा है, इस वजह से इसमें से ये जो नारा कैनाल जो कुदरती एक कैनाल है जिसके वक्र जिस तरह नांग की तरफ ये है, तो कहते हैं कि 200 साल पहले, 2-3 सदियां पहले ये जब जिस तरह ये बहता था, ख़ास तौर पर जो मौसम में जब बारिशें होती थी, बहुत बड़ी बारिशें होती थी ये इस इलाके में, तो उसमें से जो पानी दरिया की वजह से यहाँ तक आता था, तो वहाँ से वो बहुत सारे ये इलाके नीचे थे, तो वहाँ पर ये डंडे ढोरे ये सारी चीज़ आबाद हो गई। तो यहाँ पे आबादगाह हो गई और यहाँ पे बहुत बड़ा जंगल जिसे मक्खी के नाम से पुकारा जाता था। मक्खी मीन्स कहते हैं कि माखी, उस ज़माने में बहुत बड़े जंगलात थे, 100 किलोमीटर में ये थे, तो वहाँ पे हनी, दरख्त, हर चीज़ यहाँ पे बहुत बड़ी ज़्यादा थी। मक्खी की हिस्ट्री बहुत बड़ी रिच है। जब हम मक्खी के मालवदों की बात करते हैं, मक्खी के जंगलात की बात करते हैं, मक्खी के आपाशी सिस्टम की बात करते हैं, तो वो यहाँ पे बहुत बड़ी ये सारी चीज़ें थी। तो जब ये उसमें हनी की जब हम इसमें नाम किस तरह पड़ा, तो माखी यहाँ पे बहुत बड़ी, दरख्त ज़्यादा थे, इसी वजह से यहाँ से इस इलाके में से माखी निकलती थी जो एशिया में उस वक़्त वो मुहैया की जाती थी, पूरे सिंध में इसकी जाती थी। और जब लोगों को
ये यहाँ पे उनके बहुत बड़े माल मवेशी ज़्यादा थे। उन माल मवेशियों में से जो घी निकलता था, मक्खन निकलता था, लस्सी निकलती थी, चौपाया माल जो निकलता था, ख़ास तौर के मक्खी की जो भैंसें हैं, मक्खी की जो ढगियाँ हैं, वो बहुत बड़ी मशहूर हैं। तो पूरी सिंध में इस तरह का ये लोग जो थे वो इसी तरह आबाद थे, उनके जानवर थे, उनके सिस्टम्स थे, वो सारा रिच था। कि ये जो डैम बनने के बाद जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, स्पेशली जो हमारे परंद और चरंद जो हैं, और वो जो हमारे जो दरख्तों पर जो छोटे छोटे जो चिड़ियाँ रहती थीं, तो उनकी तादाद कम क्यों हुई है, या उसको इफेक्ट क्या डैम की वजह से हुआ है। तो ये बायोजियोलॉजिकल अगर हम देखें तो उसमें डैम भी अफेक्ट करता है, तो बाकी अवामिल है वो भी उसमें अफेक्ट कर रहा है। सबसे बड़ा जो अवामिल जो है, जो हम बच्चों को बताते भी हैं, कि हम जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं जो पौधों के ऊपर एग्रीकल्चर के, क्योंकि सांगड़ एक एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट है, और आपको पता है कि शायद ये तीसरे चौथे नंबर पर आता है पूरे पाकिस्तान में जो काटन के हवाले से सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन देता है। तो अब यहाँ पर जो हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, तो उस पेस्टिसाइड का इफेक्ट ये होता है कि वो जो इंसेक्ट को जो हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी जो डेथ होती है, उनका जो पॉइज़न होता है, तो उस इंसेक्ट को खाने के लिए चिड़ियाँ आती हैं, परिंदे आते हैं। तो वो परिंदे जो उसके पास वो जब वो मरे हुए जीत जो वो खाते हैं जिसके ऊपर पॉइज़न होता है, तो वो एक दिन में 10-15 इंसेक्ट खाएंगे, और 4-5 दिनों के बाद वो जो पॉइज़न उसकी बॉडी में जमा होता जाता है। तो उसकी वजह से उस परिंदों की जो फर्टिलिटी है, वो पहला ऐसा नहीं कि जैसे वो डायरेक्ट उसकी डेथ हो जाए, तो पहले उसकी अंडे देने की जो है वो काबिलियत ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर दूसरे जो है लेथल इफेक्ट्स जिसे हम कहते हैं कि नुकसानदेह प्रोसेस सामने आ जाते हैं, उनकी फर्टिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। फर्टिलिटी का मतलब है कि उनकी जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, जिसमें वो अपने अंडे देते हैं, अपनी प्रोडक्शन देते हैं, अपने जैसे दूसरे जानवर प्रोड्यूस करते हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो सबसे ज़्यादा जो आज जो बायोडाइवर्सिटी को जो नुकसान हुआ है, उसकी सबसे बड़ी जो काज मैं अपने हिसाब से भी देख रहा हूँ, और जो मैंने थोड़ी स्टडी की उससे देख रहा हूँ, तो हमारा जो पेस्टिसाइड का जो इस्तेमाल है, हमने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का जो बेतहाशा इस्तेमाल किया बगैर किसी स्टडी के, बगैर किसी रिसर्च के, तो उससे हमारी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है। तो ये जो परिंदों की जो कमी हुई है, आपने एक रिपोर्ट साइंस की जो हमारे पास ये जो गिद्ध है, ये जो गिद्ध जो है उसकी कमी क्यों हो गई है, जिसको हम कहते हैं कि भाई गिद्ध चला पार्सली में सही, तो वो जो गिद्ध जो है जिसको हम वल्चर कहते हैं, तो वो आज क्यों कम हो गए। उसकी ये देखा गया कि जो हम एनिमल्स को जो ऑक्सीटोसिन लगाते हैं, जब हम जानवरों को ऑक्सीटोसिन लगाते हैं जो ज़्यादा दूध दे, तो उसकी वजह से उनकी अमवात हुई है। और उसके अलावा दूसरी भी हम मेडिसिन जब एनिमल्स को देते हैं उसके गोश्त के हिसाब से, उनके दूध के हिसाब से, तो उसका क्योंकि वो जब जानवर मर जाता है तो हम उनको फेंकते हैं, उसको गिद्धें खाती हैं, तो उस गिद्धों के अंदर वो केमिकल गए और उसकी वो नस्ल कुशी हुई है, उनके अंडों की प्रोडक्शन कम हुई है। तो आज हम आपको गिद्धें नहीं मिलेंगे हमारे सिंध में, हमारे पूरे पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा हमें इर्द गिर्द नज़र आती थी। आज इसकी वजह यह है कि उनकी, क्योंकि जो फूड चैन होता है ना, फूड चैन का मतलब है कि जो हम चीज़ जिसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी बॉडी में उसका हिस्सा हो जाता है, तो वो कल किसी दूसरे जानवर का खुराक भी बनती है। तो उसकी बॉडी में जो केमिकल जमा हो जाते हैं तो कभी ख़त्म नहीं होते, वो केमिकल जो होते हैं वो आगे जाकर उस दूसरे एनिमल की बॉडी में चले जाते हैं और फिर उसको नुकसान देते हैं। तो आज हमारे इन जो बायोडाइवर्सिटी का जो नुकसान हुआ है, स्पेशली ये जो परिंदों का और ये चिड़ियाओं का जो आज हमारे पास नापैद होती जा रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो डैम तो बाद में आता है, मगर पहले जो हमारा ये जो पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, वो जो इस्तेमाल होता है उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है। उन जे करे माण्हुनि जी लॾ पलाण थी आहे, माण्हू बेरोज़गार थी विया। तव्हां वञी ॾिठो त ज़रायत वारा इलाइक़ा वेरान थी विया, माण्हू जो जिथे गुज़र सफ़र बाल बंदा माण्हू आहे उहो बि उते ख़तमु थी वियो आहे। हर लिहाज़ सां जेतिरो फ़ाइदे खां वधीक नुक़सानु थियो आहे। ऐं तंहिंखां पोइ हलो ठही वियो त हाणे उन खे जेको पाणीअ जी निकासी जो जेको तरीक़ो आहे उहो बि ग़लति आहे। जेकॾहिं उनजो जनरेटर आहे तेल ते, उहो रुॻो तेल खाइनि पिया, जनरेटर हले कोन थो, लाइट आहे कोन, पाणी जेका आहे उन में लिफ्ट शिफ्ट थिए कोन थो। लिफ्ट न थियण जे करे जेको इलाइक़ो आहे उहे सभु ज़ेरे आब अचे थो वञे। उन जे करे माण्हुनि जो वॾो नुक़सानु थियो आहे। ऐं करोड़े रुपया बजट हर साल अचे थी। तव्हां उन्हनि खां सालियानी पुछंदा करोड़े रुपया बजट अचे थी, पर उन जो ख़र्च तव्हां ते वञी ॾिसंदव 1 टके जो बि न थियो आहे, 1 रुपए जो बि न थियो आहे। ऐं उहे रुॻो
जेके आहिनि इंचार्ज साहिबान उन्हनि जो ई भलो थिए थो, रुगो बिल ठाहे था वञनि, को माण्हुनि खे रिलीफ न मिलियो आहे। इन जे करे इहो जेको बि आहे इहो सॼो नुक़सानु आहे। पाणी एतिरो हिन में अच्छा पाणी जेको उते अंदरि वरी किना गाह एतिरा फुट आहिनि जेको इन मां पाणी निकिरे जे थो, उहो सॼो हिकिड़ो सैलाब जो रस्तो ठहियो थो वञे। उन में अॻिते वञी उहो जेको ज़मीन जो उहो पाणी जो रेट आहे पोइ रहिजे, सिर्फ़ु ख़ालिस पाणी थो वञे। उन में लूणियाट आहे, निमकियात आहे, जेके वण आहिनि उन्हनि जो सॼो गंद किचिरो उन पाणी में वञे थो। उहो पाणी पीअण जे लाइक़ु न आहे। अॻिते वञी उहे जेके ज़मीन में पए थो उहो सॼो कलर सिम वग़ैरह थियो थी वञे। तंहिंजे करे उते जिन खे जिथे इस्तेमालु थिए थो उते बि जॾहिं पीअण जे लाइक़ु न आहे त सिम जो पाणी वांगुरु आहे त उहो ज़मीनूं बि गैराबाद थी बंजर थी वेंदियूं ऐं उन में वधीक जे पवंदो त इहो सैलाब थींदो ऐं उहो ज़मीन आबाद जे लाइक़ु न रहंदी। ये जो इलाका है उस पर मुझे इत्फाक से एक रिकॉर्ड मिल गया था फिशरीज़ डिपार्टमेंट पे 1971 का 71 का कुछ फाइलें देखते हुए। तो वहाँ पर एक कुरैशी अनवर कुरैशी साहब थे, हैदराबाद से शायद आए हुए थे। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था और उन्होंने यहाँ पर 181 के करीब जो मेरी झीलें थी वो उन्होंने रिकॉर्ड की। उनकी जो लंबाई चौड़ाई और गहराई जो थी वो सब उसने नापी। अगर वो छोटी झीलें थी या बड़ी थी, उनका जो नाम थे वो सब उन्होंने रिकॉर्ड किया। लेकिन बदकिस्मती ये थी वो ट्रांसफ़र हो गए या गवर्नमेंट ने ताउन नहीं किया या जो भी कुछ हुआ वो उन झीलों को नोटिफाई नहीं करा सके, जिसकी वजह से आज भी जो झीलों पे प्रॉब्लम्स होती हैं वो उस वजह से होती हैं। लेकिन वो झीलें इतनी वहाँ पर थी। अब वो झीलें छोटी सी हुआ करती थी, वो इतनी बड़ी नहीं थी। लेकिन उससे भी पहले ये इलाका क्योंकि मक्खी का इलाका था और इससे जो पानी था वो अच्छा मक्खी के बारे में बड़ा गलतफहमी ये भी है कि मक्खी झील थी यानी डंड थी या जंगल था यानी फॉरेस्ट था, क्या था? बेसिकली मक्खी का इलाका था जिससे पानी नारे से पानी मिलता था और वो भी किसी डायरेक्ट नहीं मिलता था, सेम के ज़रिए से मिलता था क्योंकि रेतीला इलाका था तो पानी आ जाता था। या फिर बरसात जब ज़्यादा होती थी ऊपर तो पानी जो ज़्यादा आता था वो जिसे उथल कहते हैं वो पानी मिल जाता था। तो पानी जब इसे ज़्यादा मिलता था और फिर वो जब वापस चले जाता तो जो खड्डे थे वो भर जाते थे, जो झीलें हो जाती थी और जो खुश्क हो जाता था वहाँ पर दरख्त और घास वगैरह हो जाती थी। तो दोनों एक साथ चीज़ें थी, झीलें भी वहाँ पर थीं और दरख्त भी थे और टीले भी थे। ये बड़ा एक यूनिक किस्म का दुनिया में इस तरह का इलाका है जो कम ही इस तरह के इलाके होते हैं कि रेत भी हो और पानी भी हो और झीलें भी हो और जंगल भी हो। तो मक्खी का बेसिकली एक इलाका था। क्यों अब उसमें जो झीलें थीं वहाँ पर जब ये हुर्र मार्शल लॉ जो अंग्रेज़ दौर में 42 में लगी जो उसमें एक फिर किरदार आ जाता है सांगड़ का ही रहीम हिंगोरो, जिसे रहीम भगल भी कहते हैं क्योंकि ये हुर्र वगैरह आजकल ज़्यादा मशहूर हुआ है लिखने पढ़ने की वजह से, वरना इनको भगल कहा जाता था, बड़े बूढ़े सब यही कहते थे। इस वजह से वो जो रहीम भगल मशहूर हो गया क्योंकि वो पुलिस से भागा हुआ इसलिए उसे भगल कहते हैं। तो रहीम भगल ने अपनी बचाव की खातिर छुपने के लिए कि लोग उस तक पहुँच ना पाए हुकूमत के, उसने कट लगाया। और ये वैसे भी 3 इस नारे में एस्केप दिए हुए थे जिसे छंडन सिंधी में कहते हैं, उससे इस इलाके को पानी मिलता था। और वो जब सर्दी में पानी की कमी होती थी, जब वाराबंदी होती है तो फिर वो पानी दोबारा से बहाकर नारे में लेकर जाते थे। ये ऑलरेडी अंग्रेज़ों ने डिज़ाइन किया हुआ था इस तरह से, लेकिन रहीम भगल ने उसको कट लगा के उसकी पानी की मिकदार और बढ़ाई जिससे जो झीलें थीं वो ज़्यादा गहरी हो गई। उसे एक फ़र्क ये भी पड़ा कि वो जो छोटी छोटी जो झीलें थीं वो पानी की ज़्यादती की वजह से वो झीलें आपस में मिक्स हो गई और वो एक ही झील का हिस्सा हो गई। जो बड़े बूढ़े होते थे वो बता सकते थे उस वक्त कि यहाँ से अब ये झील शुरू होती है क्योंकि झीलें मिक्स हो गई थी तो उनको पता था। उसके बाद फिर ये आगे पाकिस्तान हुकूमत की चोटेरी डैम, बेसिकली ये रिजर्वायर है, डैम और रिजर्वायर में फ़र्क होता है। रिजर्वायर होता है जहाँ पर पानी आप बहा कर लेकर जाएँ, जैसे इससे रांटो कैनाल से 17-18 किलोमीटर बहा कर पानी इसमें जमा किया जाता है, तो ये रिजर्वायर है। डैम जो दरिया के किनारे खुद ही उसमें बीच में बनता है, उसको खैर वो एक अलग कहानी, लेकिन बहरहाल ये रिजर्वायर है। और मेरे हिसाब से इसका नाम चोटारी रिजर्वायर रखा गया था, लेकिन उसको फिर बाद में चेंज भी किया गया, मक्खी रिजर्वायर उसका नाम रखा गया, जो मकबूल नहीं हुआ। शायद कालाबाग डैम का उन दिनों में बहुत ज़्यादा चर्चा था, इस वजह से वो चोटारी डैम का नाम उस पर पड़ गया। जब चोटारी डैम बन रहा था तो बड़े सब्ज़ बाग दिखाए गए यहाँ के लोगों को कि जी पानी जमा होगा, पानी की ज़्यादती होगी तो उसमें मच्छी भी ज़्यादा होगी और जो मच्छेरे मलाह जो हैं मुहाने उनको बड़ा उससे फ़ायदा होगा, इतने टन मच्छी बढ़ेगी और ये हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
ایون جو 22 اقسام کی گھاس ہوتی تھی مچھی کی، جو مچھی کی افزائش کے لیے، اس کو انڈے دینے کے لیے، اس کو چھپنے کے لیے، اس کو برسات گرمی سردی بچانے کے لیے جو ہوتی تھی، وہ تقریباً سب کی سب ختم ہو گئی. اب دوبارہ سے تھوڑی تھوڑی ہونا شروع ہوئی ہے، وہ ایک الگ کہانی. اور اردو میں سندھی میں جی چوٹیاریوں ڈیم ضلع سانگڑ میں 1993 کی جو اسکیم تھی، اس زمانے سے یہ ڈیم کا جو پروگرام بنا تھا، اس میں یہی منصوبہ تھا کہ اس کے ذریعے سندھ کے صحرا تھر کے علاقے چھور تک پانی بھیجنا تھا. قسمت یہ ہوئی کہ اس ڈیم کے بننے کے بعد جو نقصانات ہوا وہ ضلع سانگڑ میں بہت سارا ہوا، اور ڈیم کے بننے کی وجہ سے جو ہمارا چراگاہ تھا، ہمارے مویشیوں کا، وہاں کے جو لوگ رہتے تھے جن کا سارا گزر سفر مویشیوں کا تھا، وہ چراگاہ ختم ہو گیا. ایک تو یہ نقصان ہوا. دوسرا نقصان یہ ہوا کہ چوٹیاری ڈیم کے بننے کی وجہ سے جو ماحولیاتی جو معاملات بنے، وہاں جو پرندے آتے تھے، وہاں جو اس ڈیم کی وجہ سے جو سم اور کلر کا جو معاملہ بڑھا، ہزاروں ایکڑ زمین بنجر بن گئی. آج آپ دیکھیں کہ ڈیم کے پورے علاقے میں ڈیم کے جو پسگردائی کے جو زمینیں ہیں وہ غیر آباد ہو گئی ہیں. بہت سارے گاؤں جو پرانے قدیمی گاؤں تھے وہ ختم ہو گئے ہیں اور زمینیں بنجر ہو گئی ہیں. اس نقصانات کی وجہ سے بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے. جو زمین جو ان کی تھی وہ ان کا ایک اہم ذریعہ تھا گزر معاش کا، وہ تباہ ہو گیا. تو دوسرا جو نقصان ہوا ہمارے اس ڈیم بننے سے یہ ہوا. تیسرا یہ کہ اس ڈیم کی وجہ سے جو پہلے یہ ہوتا تھا زرعی جو معاملات ہوتے تھے پانی کی وجہ سے، اس پانی کا جو سانگڑ کو کم سے کم فائدہ ملا. وہ پانی سارے کا سارا وہ اس لیے تھر کے علاقے کی طرف چلا گیا. اور یہ جو تیسرا نقصان ہوا وہ زرعی نقصانات ہوا کہ سانگڑ کا پانی وہاں تھر میں چلا گیا. خیر اب یہ ہے کہ اس ڈیم کے جو فائدے ہیں، فائدے میں اگر اس ڈیم کا پانی سانگڑ کے پسگردائی جو زمینیں ہیں یا سانگڑ کے جو لوگ ہیں ان کو ان پانی کا صحیح حصہ ملے تو پھر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ڈیم کا فائدہ ہوا سانگڑ کو. ورنہ اب تک تو یہ فائدہ سانگڑ کو نہیں ہوا ہے، باہر کے لوگوں کو ہوا ہے. ماحولیاتی آلودگی کا معاملہ بھی بڑھا ہے اور اس وجہ سے سم اور کلر کا معاملہ جو زیادہ سے زیادہ جو معاملہ ہے وہ سم کلر کا معاملہ ہے. اب ضرورت اس چیز ہے کہ جو ڈیم کی ڈیزائن تھی جس میں یہ ٹیوب ویل لگنے تھے، وہ ٹیوب ویل ابھی تک نہیں لگے. جو لگے ہیں تو وہ کافی جو ڈیم میں جو ٹیوب ویل ہیں وہ نان فنکشنل ہیں، جس کی وجہ سے وہ پانی جو ڈیم کے سم اور کلر کا پانی کھینچ کے وہ اس کو ایک راستے سے نکالنا تھا، ان زمینوں کو بچانا تھا، وہ منصوبہ سارا خاک میں مل گیا، وہ ادھورا رہ گیا. اس وجہ سے بہت سارا نقصان ہوا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ڈیم کی ڈیزائن ہے اس پر صحیح عمل کیا جائے تو ڈیم کے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے. ایریا سॼी आहे पर उन में सिर्फ़ु को इहो टुकुर 40-50 हज़ार एकड़ जो न आहे न. मथे जेका बि एराज़ी आहे उहा सॼी मखी एरिया आहे. तव्हां हीअ चक जेके हुया जेके नवां आबाद थिया आहिनि इहे सभु मखी सागड़ खां मथे सॼी मखी एरिया हुई. हाणे उहा जेका आबादी पंहिंजी जॻह ते आबाद ते त ठीकु आहे, पर हीअ त जेको आहे सिंधी त हीअ त इंसान लाइ हिकु वॾो नुक़सानु थियो आहे न. जेके माण्हू हुते आबाद हुया उहे गैर आबाद थी विया, उहे हुते लॾ पलाण करे विया हलिया. हिकिड़ो त जेके डैम अची विया उहे लॾे विया, ॿिए भर पासे वारा जेके आहिनि जेके 2-3 यूनियन काउंसिल मां तव्हांखे ॿुधायो न उहे सभु बेघर थी विया. ज़मीन जे बजाय उहो पाणी आहे उन में. बड़े जंगली रकबे पर जंगलात की वजह से यहाँ जानवरों और परिंदों की पनाहगाह, जिसमें सबसे ज़्यादा शहर इस इलाके से पूरे बरसगीर में फ़रोख्त के लिए पहुँचती थी. इस डैम में बड़े रकबे पर ज़राअत भी होती थी. डैम बनाने से कबल इस इलाके के अवाम को बहुत सारे ख्वाब दिखाए गए. वज़ीर आज़म ज़फ़रुल जमली ने जब इसका इफ्तिताह किया तो उन्होंने इस इलाके के अवाम के लिए बहुत सारे ऐलानात किए, मगर दोनों अतराफ में सेम के पानी को डैम में डालने के लिए स्काप ट्यूबवेल लगाने का ऐलान किया गया. मगर रेगिस्तानी इलाके पर मुश्तमिल डैम में नाकस तमीराती काम की वजह से उस वक्त के वफाकी वज़ीर लियाकत जतोई ने इंक्वायरी की और दोबारा पिचिंग का हुक्म दिया. इस डैम पर इस वक्त भी हज़ारों गाँव आबाद हैं.
जिनका गुजारा मछली की फ़रोख्त से होता है। सूबाई हुकूमत की जानिब से इलाके को सियाहत के हवाले से मुतारफ़ कराने के लिए काम किया गया। यहाँ रेस्ट हाउस तमीर किया गया, मगर जहाँ तफरीह के लिए आने वालों के लिए किसी भी तरह की सहूलत फराहम नहीं की गई। हाँ, लेकिन अगर हम एक उसको दूसरी तरफ देखेंगे तो हमारे पास पानी पहले कम था तो पानी ज़्यादा है, तो ज़ाहिर ये चीज़ें बढ़नी चाहिए ना। तो मगर ये उलट क्यों हो रहा है? सवाल ये पैदा होता है कि ये उलट क्यों हो रहा है। इसकी वजह ये है क्योंकि जो पानी जो हमारे पास, क्योंकि स्टोरेज जो हम डैम में रख रहे हैं, तो उसकी पहले फिजिबिलिटी, जैसे मैंने पहले बात बताई थी कि उसकी फिजिबिलिटी देखी जाती है। डैम बनाने के लिए देखा जाता है कि आगे 100 साल के बाद क्या होगा, 100 ईयर्स के बाद क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा। हम एक वक्ती फ़ायदा तो हमें मिल रहा है कि भाई हमने पानी का स्टोरेज कर दिया, मगर उसका जो लॉन्ग टर्म अगर बेसिस देखा जाए तो उसमें भी ये भी देखा जाएगा कि 100 साल के बाद इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। तो वो तो हम 20 साल के अंदर ये रिज़ल्ट का देख रहे हैं, 100 साल के बाद डैम का रिज़ल्ट जो आएगा वो और हमारे पास ख़तरनाक हो सकता है। तो कहने का मकसद है कि जैसे डैम की जो नुकसान है वो तो हमारी ज़मीनों की सीपेज हुई है। आपका जो क्वेश्चन था कि भाई हमारी जो बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हुई उसमें प्लांट भी तो नुकसान हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि कुछ दरख्त ऐसे हैं जो आज नापे होते जा रहे हैं। वो क्यों नापे होते? क्योंकि ज़मीन के अंदर सेम बढ़ गया है। इसमें जो नीम का दरख्त होता था वो कितना ज़्यादा होता था, आज वो ख़त्म क्यों होती जा रही है? क्योंकि वो ज़मीन के अंदर जो सेम ज़्यादा बढ़ गई है। हम मजबूरन ये कोनो कारपस लगा रहे हैं, कोनो कारपस यहाँ टाली लगाते वो क्यों नहीं हो रही? पहले होती थी, अब क्यों हो रही है? क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ज़मीन के अंदर सेम ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे जो सिंध के जो अपने जो इको फ्रेंडली जो प्लांट्स हैं, इको फ्रेंडली प्लांट्स का मतलब है कि वो जो माहौल के हिसाब से जो फ़ायदेमंद होते हैं उसको हम कहते हैं इको फ्रेंडली प्लांट्स। वो आज हम क्यों नहीं लगा रहे? हम लगाते तो क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वो ज़मीन की क्वालिटी चेंज हो रही है, उसमें सेम तौर बढ़ गया है। उसकी वजह डैम भी है, उसकी वजह बेतहाशा ज़मीन के ऊपर जो पानी इस्तेमाल करते हैं, बेतहाशा जो हम ये जो खाद इस्तेमाल करते हैं, बेतहाशा जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, ये सारे फैक्टर्स उससे मिलते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे पास एक वक्ती फ़ायदा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमने एक वक्ती फ़ायदा में से आप सपोज़ करें कि आप जब एक पूरी कौम के लिए जब एक नई चीज़ बनाने जाते हैं तो ज़ाहिर उसके जो मकासद या उसका जो देखना जाए तो वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो सिर्फ किसी एक चीज़ को नहीं देखा जाता, उसके साइड इफ़ेक्ट को देखा जाता है कि भाई इससे एक तो फ़ायदा हमें मिलेगा, मगर इसके नुकसान और कौन से होंगे। लेकिन आपने कहा है कि भाई फ़िश ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है ना। अच्छा, फ़िश ज़्यादा बढ़ी है तो वो आप फ़िश की क्वालिटी आज देख सकते हैं कि क्या वो जो हम पहले वाले जो फ़िश लेते हैं क्या आज उसमें वही क्वालिटी है? क्योंकि पानी जिस हिसाब से जो स्टोरेज हुआ है और वहाँ की जो प्लांटेशन जो डैम, क्या होता है कि पहले छोटी छोटी झीलें होती थी तो उसके किनारे में बहुत सारी प्लांटेशन होती थी। अब पानी बहुत ज़्यादा हो गया है तो वो जो पौधे जो है वो डीप पानी में अंदर आ चुके हैं, तो उनको रोशनी नहीं मिल रही, तो उसमें उसकी ग्रोथ नहीं हो रही। तो उस फिशेस को जो नेचुरल जो फूड मिलना चाहिए था वो अब कम मिल रहा है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ उनको फीड देते हैं। तो उस फीड से जो आज फ़िश जो आ रही है तो क्या वो उस क्वालिटी में आप देख रहे हैं, आप महसूस हो रहा है कि जो 15-20 साल जो पहले हम सांगड़ की फ़िश खाते थे और आज जो हम ले रहे हैं क्या उसमें आपको क्वालिटी का फ़र्क नज़र आ रहा है? बिल्कुल नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले वाली जो फ़िश थी वो नेचुरल एनवायरनमेंट में थे। आज की जो फ़िश जो हमारे पास आ रही है उसमें उसको फीड दी जा रही है, वो एक फार्मिंग की जा रही है। लेकिन अब आप देखें, आप फूड का ऐसा सपोज़ करें कि देखें आप वो तो एक वक्ती फ़ौर है, आपको 10 साल तक आपकी ज़मीन आपको पानी मिल रहा है, मगर 20 साल के बाद आपको क्या होगा? वो ज़मीन आपकी ख़राब हो रही है, ठीक है ना। आपने देखें आपको 10 साल तक तो ज़्यादा अच्छा पानी मिला, आपको 10 साल तक आपको ज़्यादा पानी मिला, आपकी ज़मीन अच्छी होगी, ठीक है, आपको आपकी सारी ज़मीन काश्त होगी। मगर वो जो सीपेज हो रही है जो 20-25 साल के बाद उसका जो रिज़ल्ट आज सामने हमारे पास आ रहा है वो फ़ायदे में आ रहे हैं, नुकसान में आ रहा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। चाइना में सबसे बड़ी एक चली थी तहरीक, उसमें एक किस्म की इवेंट चली थी कि भाई जो राइस की जो फसल है उसको चिड़ियाँ ज़्यादा खा जाती हैं। तो उन्होंने एक सोचा कि भाई उनको चिड़ियों को ख़त्म कर दें, चिड़ियों को ख़त्म कर दें तो हमारी राइस की फसल जो हर साल लाखों टन ख़राब हो जाती है वो बच जाएगी। हुआ क्या? चिड़ियों को उन्होंने मार दिया। आखिर में क्या हुआ? राइस की फसल बढ़ने के बजाय कम हो गई। पता चला कि वो जो चिड़ियाँ जो आती थी वो राइस को खाती थी, वो चावलों को खाती थी, तो वो उसके साथ साथ वो छोटे छोटे इंसेक्ट को खाती थी जो उसकी बीमारी काज करते थे। तो वो छोटे नुकसान करती थी मगर ज़्यादा फ़ायदा भी देती थी। तो उस वजह से फिर उनको वहाँ एक कैद साली हुई जिसमें लोग लाखों करोड़ों की तादाद में मरना शुरू हो गए, और ये दुनिया में बड़ा मशहूर हुआ कि चाइना के अपने गलत डिसीजन की वजह से लोग भूख मर गए। फिर उनको दोबारा उन चिड़ियों की ग्रोथ करनी पड़ी, दूसरे ममालिक से उन चिड़ियाओं को मंगवाया गया, उसको ग्रो किया गया, और फिर वो एक कुदरत का एक निज़ाम होता है, लेकिन उसमें एक कुदरती एक नेचर हर चीज़ को बैलेंस करता है। तो अगर हम उस नेचर के हिसाब से उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उसका नुकसान सामने आएगा। तो लेकिन हम डैम बना दिया, ये अच्छी बात है, डैम बनाया, ठीक है, हमें पानी की ज़रूरत थी और हमारी टहल तक पानी जाना चाहिए, ठीक है। मगर आप उसमें देखें कि डैम बनाने की जो जगह है उसको भी तो देखना पड़ेगा, तो उसकी फिजिबिलिटी को देखना पड़ेगा कि उसमें आगे नुकसान किसी और को हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
یہ علاقہ وہ تھا جس میں یہ بہت بڑا چراگاہ تھی، کیونکہ اچھڑو تھر کو یہ لگتا ہے، اور اچھڑو تھر میں کوئی آبادی نہیں ہوتی، اس کی ریت اس قسم کی ہے کہ وہاں پر کوئی زراعت نہیں ہو سکتی. تو وہ اس کی کمی جو تھی وہ قدرت نے ہر علاقے کی اپنی ایک چیز بنائی ہوئی ہے. تو یہاں پر جو کیٹلز ہیں، چوپائے مال جو جسے کہتے ہیں، وہ اس کی افزائش کا یہ علاقہ تھا. تو یہ وہ سمجھے کہ یہ چراگاہ تھی بیسیکلی. تو جب چوٹیالی ڈیم بن گیا اور کچھ سالوں میں جب اس کے اثرات آنا شروع ہوئے جو سیم کی شکل میں آئے، آپ مرجمڑا اوڑ سے لے کر آپ سانگڑ تک اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور 15-20 کلومیٹر 25 کلومیٹر تک بھی جب چوٹیالی ڈیم بھرتا ہے تو اس کے اثرات سیم کی صورت میں آتے ہیں. تو وہ تقریباً چراگاہیں ختم ہو گئیں، وہاں کی زمینیں ختم ہو گئیں، کاشتکاری جو لوگ تھے وہ تباہ ہو گئے، اس سے جو مالدار تھے، مال مویشی والے لوگ وہ تباہ ہو گئے، مچھی تباہ ہو گئی، اسکول، روڈ، راستے، ایون قبرستان وہ تباہ ہو گیا ہے. جو ہماری 15 کلومیٹر 20 کلومیٹر دور ہمارا گاؤں کوٹ نواب ہے، سانگڑ سے 12 کلومیٹر دور، اس تک بھی ہمارا جو آبائی قبرستان ہے وہ سخت متاثر ہوا ہے. ہم وہاں پر جب یہ بھرا ہوتا ہے چوٹیالی ڈیم تو اس میں مردے دفن نہیں کر سکتے، کیونکہ جو شرعی حیثیت سے جہاں پر جو قبر کی کھدائی ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوئی. اس کے علاوہ یہ علاقہ وہ تھا جہاں پر وائلڈ لائف بہت زیادہ تھی، جو جنگلی جیوت جسے کہتے ہیں، آبی جیوت جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی بہت تھی. اس کو سخت نقصان پہنچا، اس حوالے سے پہنچا کیونکہ ان کی جو رہنے کی جگہیں تھیں وہ ہم نے وہاں پر تباہ کر دی. جو درخت تھے وہ بہت بڑے تعداد میں یہاں پر کاٹے گئے، جو ضروری بھی تھے وہ بھی کاٹے گئے، جو نہیں ضروری تھے وہ بھی اس بیچ میں گنگا بہتی ہوئے سب نے ہاتھ دھوئے وہ بھی کاٹے گئے. اس لیے اس کو بڑا سخت نقصان پہنچا. اور کہا یہ گیا کہ اس سے اوپر والی جو سائیڈ ہے اس ٹائم کہا گیا تھا کہ ہم ایک گیم سینچری بنائیں گے اور بڑا پروٹیکشن ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اس میں یہ کہا گیا کہ جو سیم بنے گی اسے ہوگی، اور مانا گیا تھا کہ یہ سیم ہوگی. اس کے لیے ہم اس کے سائیڈ میں ایک سیم نہر بنائیں گے، 100 ٹیوب ویل لگائیں گے، اور وہ ٹیوب ویل اسا پانی نہر میں ڈالیں گے، اور نہر پھر سیم نہر بہا کر لے کر جائے گی. شاید ٹیوب ویل کچھ لگے بھی تھے، اور کہتے ہیں کہ وہ ریکارڈ میں بہت زیادہ لگے تھے. وہ آج بھی شاید چل رہے ہیں، ان کے ملازمین تنخواہیں لے رہے ہیں. اس کی جو گیس یا تیل جو ملتا ہے، بجلی جو وہ ساری چلتی ہے، لیکن وہ کہیں اور چلتی ہے. اس کا جو ڈیزل وغیرہ تھا وہ بھی کہیں اور کھپتا ہے، ملازم کہیں اور کام کرتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس کو انکوائری ہونی چاہیے، یہ سارا کچھ وہ کہاں گیا ہے. مکھی کے اس میں کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں 100 سے زیادہ مختلف نمونے کی جو یہ اس طرح کی جھیلیں تھیں وہ وہاں پہ آباد تھی. اس میں کچھ کھاریاں بھی تھی، بہت ساری میٹھے پانی کی تھی، کیونکہ دریا کا پانی جو یہاں پہ بہہ کے آتا تھا، نارا کینال جب وہ اوور فل ہو جاتا تھا، یہ ساری چیزیں اس پہ ہوتی تھیں. تو مکھی کی ہسٹری کے حوالے سے ایک تو یہ مویشی، جنگلات، مکھن، ماکھی، یہ دیسی چیزیں اس زمانے میں ان کی بہت بڑی افادیت اور اہمیت تھی جو اب ختم ہو چکی ہے. لیکن دوسری جب ہم خطے پہ بات کرتے ہیں تو اس مکھی میں ہورسٹی کے نام سے ایک بہت بڑی تحریک تھی، مومنٹ تھی، کیونکہ یہ جو علاقہ، یہ جو خطہ، یہ اسلام کی سربلندی کے لیے پیر صاحب پگارو اور اس کے جو یہاں پہ مریدین تھے جس میں بچو بادشاہ، پیرو وزیر، انہوں نے یہاں پہ ایک فائٹ انگریز گورنمنٹ کے خلاف کی تھی. وہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ بہت بڑی تھی. تو یہاں پہ مکھی میں ایک تو ہر رہتے تھے اور انگریز سرکار کے خلاف ڈٹ کر لڑے. ان کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے جو آپ سب کے سامنے. لیکن یہاں پہ اور چیزیں بھی تھی، جس طرح دبی کا نام آپ نے سنا ہے. دبی 200 سال پہلے سندھ میں وہ واحد علاقہ تھا جس میں ہتھیار بنتے تھے. اس دبی کے جو سامنے منہ بھرنے والی جو بندوقیں تھیں وہ مشہور تھیں. ٹالپروں کے دور میں بھی یہ چلتی تھی، کلہوڑا کے دور میں بھی تھی، برٹش گورنمنٹ کے جو زمانہ تھا اس میں بھی یہ وہاں پہ جو لوگ تھے ان کے خاص طور پر بلند فقیر ابو پوٹو، خانمند فقیر ابو پوٹو، تو یہ خاندان جو تھا انہوں نے دبی کے اس جگہ سے یہ بہت بڑی ہے اس طرح کی اسٹرائک میں ان کا حصہ تھا. تو آج مختصر طور پر ہم اس چیز پہ آگے آتے ہیں کہ یہ چوٹیارو ریزروائر ایک ظاہرہ آئیڈیا بنایا گیا کہ ان کو پانی کو محفوظ کیا جائے. پانی کو تو محفوظ کیا گیا، یہ اچھی بات ہے، یہ پازیٹیو چیز ہے سندھ میں، کیونکہ سندھ میں اور کوئی بھی اس طرح کا بڑا ڈیم نہیں ہے. اگر سندھ میں ہے تو کنجھر، منچر، یہ اس طرح اگر ان کو ان طور سے طریقے سے اچھے طریقے سے بنایا جائے تو وہ اچھی چیزیں رہتی ہیں. لیکن اس ہسٹری کو جس طرح تباہ کیا گیا، جس طرح
उनके अगर आप डैम आपने बना तो लिया, उसमें इतना सारा आपने खर्चा कर भी दिया, लेकिन उसके जो चीज़ें थी उस पॉजिटिव में से नेगेटिव ज़्यादा हो गई, क्योंकि वो जो पानी का जो डैम अब भरता है, उस डैम में कहते हैं कि पानी उस तरह से भरा नहीं जा सकता, उसकी लेवल ठीक नहीं है, उसकी जो वेस्ट वाला तरफ है वो मुड़ जमरावरी तरफ से वहाँ पे डंडे डोरे जो है वो ऊपर हाइट पे हैं, पानी जो है वो चोटियारी की तरफ चला जाता है, वो नीचे चोटियारी की तरफ तो पानी ज़्यादा होता है 8 फुट 7 फुट 9 फुट 10 फुट, लेकिन अपर एरिया जो अचलोथोरे में लगता है उस तरह उसका पानी नहीं होता। और दूसरा ये है कि इसमें से ये जो सीपेज का हुआ है उस सीपेज ने मक्खी के इलाकों को बहुत नुकसान दिया है। ये सांगड़ पूरा ताल का और खिपरो ताल का और सिंझोरो तक भी उसकी जो सीपेज है वो ज़्यादा हुई है। वहाँ पे जो फार्मर्स थे, वहाँ पे जो ग्रोवर थे, वहाँ पे जो हारी नारी आदमी थे, इवन वहाँ पे कहते हैं कि जो माल मता के जो आदमी थे उनके लिए घास चारा अभी नहीं बचा है। मैंने तकरीबन कुछ माह पहले इस इलाके का दौरा भी किया था, अवड़ में भी गया था और रिजर्वायर पे भी गया था, तो उसके पानी में फ़िश तो हुई है, कुछ चीज़ें पॉजिटिव तो ज़रूर हुई है, लेकिन लोगों का वहाँ पे रहना कहना तबाह हो गया है। वो लोग जो है अब वो कहते हैं कि वो डंडू डोरों के ऊपर उनके जगह रहने की नहीं है, वो परंद के लिए जगह नहीं है, माल मवेशी के लिए चारा नहीं है, माल मवेशी के लिए वो खाना पीना कुछ का नहीं है। तो मक्खी की बहुत बड़ी जो आबादी है उस आबादी को इस डैम ने तबाह और बर्बाद कर दिया है, हिस्ट्री को तबाह कर दिया है। जहाँ पे ये दुबी थी, यहाँ पे होर मोमेंट थी, ये बहुत बड़ी चीज़ें जो थी, जहाँ पे मक्खन था, माखी थी, चीज़ें थी, वो चीज़ें थी रियल, जो जिस तरह आप सिंध की कहते हैं वो रियलिटी ख़त्म हो गई और अब इनमें से बहुत सारे मसाइल हो चुके हैं। अगर आप इसको बेहतर कराना चाहते हैं तो हमने वहाँ के आबादगारों से भी हमने बात की, वहाँ के जो मालवंद आदमी से उनसे भी हमारी बात हुई। वो कहते हैं कि बाबा इसका अल्टरनेट ये है कि इसके किनारों के करीब से जो पानी का बहाव होता है, जो सेम होती है, उस सेम को ख़त्म करने के लिए आप सेम नाले बनाएं या ट्यूबवेल सिस्टम को इस तरह का लगाएं जो इन सब चीज़ों को पानी को लेता हुआ, जिस तरह LBODA है, RBODA सिंध में काम करता है, ये सारा पानी जो है वो उस नालों में से बहता हुआ ये जो आगे समंदर की तरफ चला जाए। तो अगर ये चीज़ें आप कर सकते हैं फिर तो ठीक है, ये अवसर हम आप नहीं कर सकते तो इस डैम से वहाँ की जो आबादी है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो मकीन हैं, वहाँ के जो जानवर हैं, वहाँ के जो पक्षी परंद हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आप खुदारा इस पे सोचें और उस मक्खी के जो एरा है उसके माल मता हैवानात और जो वहाँ पे आदमी जो रहते हैं, उस वहाँ की जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को बचाया जाए। जो ख़ास मकामात हैं हिस्ट्री के, उस हिस्ट्री को अच्छी तरह से हाईलाइट कर दिया जाए। ख़ास तौर पे कहते हैं वो जो फैमिलीज़ के जो माड़ियाँ हैं उस माड़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उसको अच्छा किया जाए। एक ऑप्शन ये भी है कि टूरिस्ट के लिए ये बहुत बड़ा स्पॉट है जहाँ पे आप 100 के करीब डंडे झीलें मिलकर एक बहुत बड़ा दरिया बन गया है। तो उसके ऊपर टूरिस्ट के लिए ये सारा सिस्टम, होटलिंग चीज़ें, ये सारी चीज़ों को आप करेंगे तो मक्खी के मालवंद भी खुश होंगे, मक्खी के जानवर भी खुश होंगे, मक्खी के जो आदमी वहाँ पे रहते हैं। अब मैंने वहाँ पे देखा कि वो उनकी कंडीशन, वो जो फिनंशियल जो है वो उनकी बहुत कमज़ोर हो गई है, वीकनेस हो गई है। वहाँ पे मुआशी हालत मक्खी के लोगों की बहुत गिर गई है। वहाँ पे जो मच्छेरा है वो मच्छेरा भी उस तरफ से नहीं कमाता, हारी नारी भी वहाँ से इस तरह का उसको फल फ्रूट नहीं मिलता। तो कहने की बात है कि इन सब के लिए कोई अच्छा इक़दाम उठाया जाए। ज़मीनूं हुयूं पर ॿिए उते माण्हू जो चरांदो हो जानवर जेको बाल वग़ैरह हुनजो मक्खीअ जो, तव्हांखे ख़बर आहे गिहु वग़ैरह उते ईंदो, खीर वग़ैरह उते ईंदो, बाल माण्हू जा ख़तमु थी विया, बाल जो चरांद हुई। अच्छा, ॿी जिते ज़रायत हुई उते आबादी बि माण्हू कंदा, उहा आबादी ख़तमु थी वई, बाल चरांद ख़तमु थी वियो। हाणे बाल ॾे वीचारो जॾहिं चरांद ख़तमु थी त बाल ऑटोमेटिक ख़तमु थी वियो ऐं उन्हनि माण्हुनि खे ॿियो को ज़रियो कोन्हे। हाणे ॿार वञे तगारी वग़ैरह पिया खणनि, के कराची निकिरी विया आहिनि, के किथे निकिरी विया आहिनि, उहो पंहिंजी महिनत मज़दूरी लही। एॾो को ख़ासि वण उन आहे, पाणी जेॾी महिल अचे थो लही आहे, उनखे छाजे कमदार हिकिड़ी सनी लही, को ख़ासि वॾो वण कोन थो पैदा थिए। लही आहे जेकॾहिं उहा कॾहिं त ख़तमु थी वेंदी आहे, कॾहिं थी वेंदी आहे, अहिड़ी हालत में आहे। लही को एॾो ख़ासि काठ कोन्हे, उनजो वेठल लोकल माण्हू ज़रूरु गुज़र सफ़र कंदा, उन में
पुलिस जो भलो आहे, पुलिस वरगा मंथलियूं थी 15-15 हज़ार रुपया ट्रालीअ जो थी वठे ठेकेदार खां, उहे पिया कमाइनि। मूंखे जेके बंदि जे मथां छुटी तव्हां ॾिसंदो त रुॻो सिर्फ़ु नाले मात्र कयो, बजट खपाए वण को कोन्हे मूंखे लिखियो त असां एतिरा बजट बि काफ़ी रखी अथनि, पर उहो सिर्फ़ु कागज़नि में आहे, सरज़मीन ते तव्हांखे न मिलियो त तव्हां सरज़मीन ते वञी ॾिसो किथे बि वण पोखियल आहे। कहिड़ो फ़ाइदो अथव, कहिड़ी ख़ासि आहे जेका उन तफ़रीह प्रोग्राम ठहंदो? बंदि आहे, हिकिड़ो पाणी आहे, उन में अहिड़ी को ख़ासि जेतिरो इहे तफ़रीह प्रोग्राम ते ख़र्च था कनि एतिरो उन ग़रीब जेके तबाह थिया, जेके नुक़सान वेठा उन्हनि खे आबाद कनि न। डैम और सेम के पानी की वजह से सांगड़ के हज़ारों एकड़ ज़रिए ज़मीन गैर आबाद हो चुकी है, जानवर और परिंदे नायाब हो चुके हैं। माहौलियात को बेहतर बनाने के लिए दरख्त लगाने के प्रोग्राम पर करोड़ों रुपए खर्च कर डाले, मगर एक भी दरख्त न लग सका। इस डैम से बिजली और दीगर कौमी मफादात हासिल करने के लिए काम ही नहीं किया गया। ज़रूरत समझ के कि अगर सिंध सरकार चाहती है कि उमरकोट और थर की ज़राअत और थर के आवाम खुशहाल हो, तो फिर इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि सांगड़ के आबादगारों का ज़री माशी कत्ल ना हो। यहाँ आने वालों के लिए तफरी सहूलियात के साथ साथ मेडिकल की सहूलतें भी फराहम करने के साथ साथ ज़्यादा दरख्त भी लगाए जाएँ। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुलहरी।